नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल्डी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं मिथिलेश कुमार। आज हम लोग बिहार बोर्ड एससीईआरटी की क्लास 10th की पॉलिटी आज से एमसीक्यूज लगाएंगे आज हम लोग, ठीक है ना। क्लास 9th का पॉलिटी, क्लास 9th का हिस्ट्री और उसके बाद से क्लास 10th का हिस्ट्री का बिहार बोर्ड का किताब का टोटल एमसीक्यूज हम डाल दिए हैं वीडियो बनाकर प्लेलिस्ट में। आप लोग जाकर उसको यथाशीघ्र उसको देख लीजिए, एग्ज़ाम से पहले 2 बार 3 बार। उसके बाद आज से 10th शुरू हो रहा है, लगभग ये 5 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा। 5 डे बहुत ज़्यादा हो गया, ज़्यादा चैप्टर नहीं है। और इस बुक में ना इसका चैप्टर में ज़्यादा एमसीक्यूज नहीं दिया हुआ है, 1 या 2 एमसीक्यूज दिया हुआ है या 3 दिया हुआ है। और हम लोग कोई चैप्टर है, एक जो चैप्टर है जिसमें कम से कम 15 या 20 दिया है, बाकी ज़्यादा नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग एक्स्ट्रा कम से कम 50 एमसीक्यूज लगाएंगे और 4 बार 5 बार इसको आप लोग देख लीजिएगा। और बाकी कोई डाउट हो तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। या कमेंट बॉक्स है आपके लिए ओपन, कमेंट आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में हम लोग 4 या 5 एमसीक्यूज लगाएंगे पॉलिटी का, उसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, सब्सक्राइबर बढ़ेगा, व्यूज़ बढ़ेगा। और लाइक कीजिएगा तो हमें लगा, लाइक मतलब समझ लाइक कर रहे हैं यानी कि आपको चाह रहे हैं, आपका वीडियो अच्छा है। व्यूज़ बहुत ज़्यादा जाता है लेकिन लाइक नहीं जाता। जितना लोग व्यूज़ देखता है मतलब उतना लोग लाइक कर देगा, तो वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, प्रेरणा का काम करेगा और हम बेहतर बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। इसमें टोटल आपको 5 चैप्टर मिला हुआ है। ये जो टिक लगा है ना, ये तैयारी के समय रिवीजन का टिक लगा हुआ है। तो आप लोग बुक ले लीजिएगा या जितना बार रिवीजन हो उतना टिक करते रहिएगा। तो 5 चैप्टर है, तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, ठीक है। तो इस चैप्टर का हम टॉपिक आपको इसमें बता देते हैं कि कौन कौन टॉपिक है। उस टॉपिक को आप लोग पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ इसका डाल देंगे। अभी समय नहीं है कि इस चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ाएं। टीआरई 4 की तैयारी के समय हम इस चैप्टर को पूरा डिटेल में इसको हम लोग पढ़ेंगे और फिर नया सिरे से एमसीक्यू लगाएंगे। तो पहला चैप्टर है लोकतंत्र में द्वंद्ववाद, ठीक है। चैप्टर नहीं, टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक विभाजन। तीसरा टॉपिक है सामाजिक भेदभाव एवं विविधता की उत्पत्ति। उसके बाद है सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन में अंतर। उसके बाद है जाति का राजनीति पर प्रभाव क्या पड़ता है, इसके बारे में भी इसमें चर्चा किया गया है। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है जातिगत असमानताएं। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ण व्यवस्था। नेक्स्ट टॉपिक है धर्म सांप्रदायिकता एवं राजनीति। नेक्स्ट टॉपिक है धर्मनिरपेक्ष शासन की अवधारणाएं। उसके बाद है लैंगिक मसले और राजनीति। और लास्ट टॉपिक है महिलाओं का राजनीति प्रतिनिधित्व। तो इतना टॉपिक है। आप लोग टॉपिक को या तो आप कहीं से, अभी टाइम नहीं है डिटेल में पढ़ाया जाए, आप कहीं से सर्च करके देख लीजिएगा, या फिर जो हम पीडीएफ डालेंगे इस पीडीएफ बुक का अगर आप मिनिमम खुलकर हम बताते हैं, मिनिमम अगर आप 5 बार अगर पढ़ जाते हैं तो आप इससे संबंधित आपका एक समझ विकसित हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन आएगा आप उसको टिक कर लीजिएगा। मिनिमम नहीं हो तो कम से कम 2 बार, मैक्सिमम 5 बार और कम से कम 2 बार एग्जाम से पहले। इस 5 को टॉपिक चैप्टर है, एक चैप्टर को 2 बार आप पढ़ लेते हैं तो आपका एक मानसिक डेवलप मतलब इस चैप्टर को लेकर समझ विकसित हो जाएगा कि कोई भी संबंधित इससे सवाल आएगा ना, बीपीएससी क्या है, फैक्ट नहीं पूछ रहा है उठा के डायरेक्ट, वो समझ पे विकसित क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप उस चैप्टर से, लोकतंत्र से क्या समझते हैं, उसके अच्छाई, उसकी समानताएं असमानताएं, तर्क वितर्क इत्यादि आप क्या जानते हैं, तो उससे संबंधित वो पूछ रहा है। तो इस चैप्टर को आपको खुद से पढ़ना होगा और बाकी एमसीक्यूज तो हम लोग लगाएंगे, उससे भी क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसमें कितने एमसीक्यूज है। तो इसमें तभी एमसीक्यूज अभी ये सब ना सब्जेक्टिव प्रश्न है। नेक्स्ट दिया हुआ है बयान दिया हुआ है, ठीक है। इस पर अपना राय विचार करना है। देखिए, सबसे पहले तो क्या कीजिएगा, आप लोग एमसीक्यूज लगाने से पहले बुक को एक बार पढ़ लीजिएगा। जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है, ये भी बात सही है। यह संभव है, एक व्यक्ति की कई पहचान हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है एक व्यक्ति की कई पहचान। कि मान लीजिए हम लोग देश लेवल पर क्या भारतीय हैं और राज्य लेवल पर बिहारी हैं, गुजराती हैं, यूपी वासी हैं, मध्य प्रदेश के हैं, साउथ
इंडियन हैं, लेकिन एगो देश लेवल पे क्या है, हम लोग भारतीय हैं। तो हो गया ना। सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में राजनीतिक विभाजन है, नहीं, गलत बात है। अमेरिका में भी है, हर एक देश में राजनीतिक विभाजन है, भाषा के आधार पर है, धर्म के आधार पर है, नस्लीय भेदभाव है, जातीय भेदभाव है, इत्यादि है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर उसके बाद निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो मार्टिन लूथर किंग थे, महात्मा गांधी भी थे, और टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लेस भी थे, जेडी गुडी नहीं थे। ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो पाकिस्तान कैसा है? इस्लामिक कंट्री है। हिंदुस्तान कैसा है? धर्मनिरपेक्ष है। और इंग्लैंड में प्रोटेस्ट चलता है। ठीक है ना। कैथोलिक था, आपको पुनर्जागरण से पहले कैथोलिकों का था, तो उसी के विरुद्ध मार्टिन लूथर किंग ने क्या किया था? और भी बहुत सारे थे जिन्होंने प्रोटेस्ट धर्म को बढ़ावा दिया था। तो बाकी सब क्या है? सब्जेक्टिव प्रश्न है। एक लास्ट 17 नंबर में देखिए ऑब्जेक्टिव दिया है। जब हम लोग लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या है? ऑप्शन ध्यान देखिएगा। स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में है समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार। तो इसका ऑप्शन ए होगा। स्त्री और पुरुषों के बीच लैंगिक जैविक अंतर। ठीक है ना। बायोलॉजिकल डिफरेंस होगा। ठीक है ना। लैंगिक विभाजन का मतलब भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो हो जाएगा पंचायती राज संस्थाएं, इसमें होगा। उसके बाद है आपको सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्न कथनों पर गौर करें और सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? तो हो जाएगा एक धर्म। सांप्रदायिक राजनीति आधारित पूछ रहा है, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ हो, तो ऐसा होगा तो ये सांप्रदायिक राजनीति हो जाएगा, जो एक लोकतांत्रिक देश के लिए कैंसर के समान होता है। ठीक है ना। बाकी सब ऑप्शन ठीक है। उसके बाद है भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है, ये गलत है। यह लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, ये गलत है। किसी भी धार्मिक समुदाय होता तो ये चलता, ये कह रहा है किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। ये अपना स्वेच्छा का अधिकार है, मानिए या न मानिए। तो इसका हमको लग रहा है इसका आंसर हो जाएगा यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है, ये गलत है, ये नहीं होगा। सही होगा यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यानी कि धर्म के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कीजिए, और सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, बिल्कुल ही सही है। तो इसका यह दोनों होगा। ठीक है ना। ये सभी लोगों को कोई भी धर्म, आपको आज़ादी है कि आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, आप पे डिपेंड है। लेकिन इसका आंसर देखा जाए तो अगर डी ऑप्शन नहीं होगा तो आप ये वाला ऑप्शन मारिएगा, धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, और डी ऑप्शन होगा तो क और ग मार सकते हैं। उसके बाद है, और ये 21 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुषों के बीच बराबरी मानने वाला व्यक्ति, तो हो जाएगा इसका नारीवाद हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हो जाएगा धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति, सांप्रदायिक हो जाएगा। जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति, जातिवाद हो जाएगा। और व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था पर आधार पर भेदभाव न करने वाला व्यक्ति, धर्म निरपेक्ष हो जाएगा। तो चलिए इस चैप्टर हम लोग ख़त्म कर दिए। हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था है? तो पंचायती राज व्यवस्था में है 1/3, लेकिन बिहार में है 1/2, यानी 50% बिहार में है। सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्न कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो जेडी गुडी थे। बुक का प्रश्न है। भारतीय देखिए, आप बुक पढ़िएगा ना 2 बार 3 बार तो आपको सब मिल जाएगा उसमें। उसके बाद MCQs लगाइएगा तो अंदर से एक मनोबल आएगा। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा आपको ए, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो हो जाएगा राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश का जो नियुक्ति का बात हो रहा है कॉलेजियम के माध्यम से, यानी कि वरिष्ठता का आंकड़ा देखा जाता है। ठीक है ना। इसका आंसर तो आप लोग खुद दे सकते हैं, वित्तीय राजधानी मुंबई होगा। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? तो इसका हो जाएगा समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी जाने वाली असमान भूमिकाएं हो जाएगा। ठीक है ना।
चलिए, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का। टीआरई 2 में हूबहू प्रश्न पूछा हुआ है। इस प्रश्न का आंसर बी होगा, ठीक है ना। समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, बुक में जो हम बताए हैं तो आप लोग उसको बी मान लीजिएगा, ठीक है ना। उसमें हम स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर बताए थे, लेकिन ये नहीं, जैविक अंतर नहीं होता है लैंगिक विभाजन का, समाज द्वारा होता है, वही लैंगिक विभाजन होता है। तो बी आंसर होगा इसका। उसके बाद ये वाला तो बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण है कौन? अमेरिका हो जाएगा, संघ सरकार का उदाहरण हो जाएगा। भारत भी संघ सरकार का उदाहरण है, लेकिन भारत और अमेरिका का संघ या संघात्मक व्यवस्था दूसरे तरह का है। उसका सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, धर्म पर होती है। 1967 ईस्वी तक भारतीय राजनीति में निम्नलिखित में किसका वर्चस्व रहा था? तो स्वर्णों का वर्चस्व रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समाज सुधार आंदोलनों में निम्नलिखित में किसका योगदान है? तो हो जाएगा ज्योतिबा फूले का भी है, महात्मा गांधी का भी और अंबेडकर बाबा का, तीनों आदमी का है। सामाजिक विभाजन के निम्नलिखित में कौन सी अभिव्यक्तियां हैं? तो हो जाएगा धर्म, जाति और लिंग, तीनों होता है सामाजिक विभाजन का कारण होता है, ठीक है ना। बीपीएससी टीआरई 2 में इससे प्रश्न पूछा हुआ है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता, तो इसका हो जाएगा देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। तो हो जाएगा 19 में दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22 तक इसका चर्चा है। सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? तो लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ती है। लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है। बिल्कुल, लोकतंत्र क्या कर रहा है? लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। तो हो जाएगा सी पर ये लोकतंत्र सामाजिक विभाजन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका ही सही है। नहीं पूछ रहा है ना निगेटिव खोजना है लोकतंत्र के बारे में। निगेटिव, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है, गलत बात है। वो और एकजुट लाता है, विविधता में एकता लाता है। लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर पड़ती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 1961 में मुंबई में मराठियों की संख्या कितनी थी? 34% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पीडीएफ छूट गया था उधर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, वंश, जाति या जन्म आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव? तो 15 में हो जाएगा। वर्ण व्यवस्था का व्यवस्थित रूप क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था को निम्नलिखित में किसने कमजोर किया है? तो आर्थिक विकास, शिक्षा में वृद्धि और शहरीकरण, तीनों ने जाति व्यवस्था को क्या किया है? कमज़ोर किया, यानी कि जाति व्यवस्था को ख़त्म करने का प्रयास किया है, ख़त्म नहीं हो पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1999 से 2000 ईस्वी के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों में अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशत कितना था? तो 45.8%। श्रीलंका में सिंहली को किस वर्ष राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था? तो 1956 में, और 48-49 के लगभग इसको आज़ादी मिला था। राजनीति में सांप्रदायिकता के निम्नलिखित में कौन से स्वरूप हैं? तो धार्मिक पूर्वाग्रह, परंपरागत धार्मिक अवधारणाएं, एक धर्म की दूसरी धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यता, उपयुक्त तीनों हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने राजनीति में सांप्रदायिकता को अगर घुसा दिया जाए तो कौन कौन कारण हो जाएगा? ये तीनों हो जाएगा उसका। श्रीलंका में निम्नलिखित में कौन सा धर्म है? तो हो जाएगा बौद्ध धर्म है। भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की कुल भागीदारी कितनी है? तो 40% है। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो 10.68% है। आप लोग वर्तमान लोकसभा से संबंधित जो अभी हुआ है एक चुनाव अभी, उसको आप लोग एक बार डिटेल में वीडियो मतलब कहीं से भी देख लीजिएगा आप लोग एक बार, या हो सकेगा तो हम एग्ज़ाम के 5 दिन पहले लगभग हम इस सब जो अभी जो 2024 में मेन जो घटनाएं घटित हुई हैं उसका एक सीरीज बनाकर, मतलब एगो नोट्स पे लिख कर खुद से उसको हम वीडियो बना के डाल देंगे, आप लोग देख सकते हैं उसको। भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में, मतलब पंचायती समझ रहे हैं, मुखिया उखिया का जो चुनाव होता है, महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो लगभग 33%। तो बिहार में 50% है। अधिकारों और अवसरों के मामलों में महिलाओं को विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? इसका हो जाएगा आपको नारीवादी। महिलाओं को विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? नारीवादी कहलाता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए होगा इसका। सत्ता की साझेदारी के पक्ष में सही तर्क क्या है? तो हो जाएगा विभिन्न समुदायों के बीच
टकराव कम करती है, यानी कि सत्ता की साझेदारी, यानी सभी धर्मों को, सभी मतलब हर चीज़ विविधता टाइप का, जितने विविधता के लोग रहते हैं यहाँ पे, धर्म, भाषा, नस्ल, जाति जो भी है, सबको सीट शेयरिंग करना, यानी कि अपना सत्ता की साझेदारी में सबको बराबर लेकर चलना, एक धरातल पर यानी समता पर लेकर चलना, भेदभाव नहीं करना, ऊंच नीच नहीं दिखाना, यही इसका मतलब हुआ। तो टकराव कम हो जाए। कह रहा है श्रीलंका में सत्ता में साझेदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है? अल्पसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास। तो इसका ऑप्शन पढ़िएगा, तो इसका ऑप्शन डी होगा, सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषा बहुसंख्यकों का प्रभुत्व कायम करने का भरपूर प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आंदोलन लैंगिक समानता पर बल देता है? तो हो जाएगा आपका नारीवादी आंदोलन, ठीक है ना। निम्नलिखित 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने में सहायक होता है। ये क्वेश्चन में गलत होगा, देखिएगा। लोकतंत्र में सामाजिक विभेद का राजनीति पर अवश्य प्रभाव पड़ता है, सही है। लोकतंत्र में विभिन्न समुदाय अपनी मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से शासन के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 19, लोकतंत्र को सामाजिक विभेद से उत्पन्न समस्याओं का हल ढूंढने का अच्छा तरीका माना जाता है, सही बात है। और आप राजतंत्र, तानाशाही या कम्युनिस्ट में जाके आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर होगा। उसके बाद निम्नलिखित में ए होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बड़े लोकतांत्रिक देशों में ही सामाजिक विभेद पैदा होते हैं, बहुत सही है। बहुत सारे धर्म विशेष, नस्लीय भेदभाव, जाति, भाषा, मतलब विभिन्न तरह का लोग रहता है, खान पान से लेकर हर चीज़ में चेंजिंग होता है। एक लोकतांत्रिक यही तो चूँकि एगो देश होगा, मतलब कोई भी जिला हो जाए, बिहार का कोई जिला हो जाए, शिवहर इतना बड़ा छोटा सा, उसमें कितना तरह का लोग रहेगा। एक के खूब होगा तो एगो कास्ट होगा, एगो भाषा होगा, तो उसमें क्या सामाजिक विभेदता आएगा? सामाजिक विभेद का लोकतंत्र पर कोई असर नहीं होता है, गलत है, बहुत असर होता है। सामाजिक विभेद सदा लोकतंत्र के लिए घातक होते हैं, नहीं, घातक नहीं होते हैं, एक तरह से फायदेमंद ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ता है? तो यूगोस्लाविया को करना पड़ता है, ठीक है ना। भारत विखंडन नहीं हुआ, बेल्जियम का दूसरा मुद्दा है और श्रीलंका में भाषा का मुद्दा है। इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क अधिकार कब मिला था? तो 1928 में वयस्क मताधिकार मिला था इंग्लैंड में। देखिए यहाँ दिया हुआ है, सर्वप्रथम इंग्लैंड में सन 1918 महिलाओं को वोट का अधिकार प्राप्त हुआ। ध्यान से, वोट का अधिकार प्राप्त होगा तो 1918 में होगा, वोट का अधिकार प्राप्त हुआ था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं मिला था महिलाओं को। वोट का अधिकार का मतलब हुआ 30 वर्ष से ऊपर उम्र की महिलाएं प्लस उनके पास संपत्ति हो, वही महिलाएं 1918 से वोट दे रही थी। और इसमें पुरुष हो जो 21 वर्ष से अधिक को हों। वो प्रश्न क्या पूछा है उसमें, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कब से मिला इन सब को? तो हो जाएगा 1928 से टोटल, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा। सर्वप्रथम वोट देने का अधिकार कब मिला? तो 1918 में, याद रखिएगा है। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार तो 1928 में, 10 साल बाद। निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? यह धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, बाकी नहीं होगा कोनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है तो मानवता नहीं है, लेकिन जाति है, भाषा है, धर्म है, ठीक है ना। इस चैप्टर को ना प्लीज़ आप लोग 2 बार देख लीजिएगा, कम से कम 2 बार ध्यान से। फास्ट करके नहीं देखिएगा, कितना बड़ा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, फास्ट में बुझाएगा। नस्ल का आधार होता है, जीव शास्त्र होता है। भारत में सामाजिक विभाजन है, जटिल है, सरल है, और क्या कह रहा है, न जटिल न सरल, तो जटिल है, भारत में बहुत जटिल है। मुंबई में उत्तर भारतीय हिंदी भाषी लोग माने जाते हैं, गरीब भैया बाबू लोग, ठीक है। लेकिन इन्हीं का योगदान से मुंबई वासी थोड़ा अच्छा से जी पाते हैं। अगर गरीब भैया लोग उत्तर बिहार के वापस आ जाए मुंबई छोड़ के, तो इन लोग को रोड पे निकल के ना ईंटा जोड़ना होगा, गोलगप्पा खाने के लिए ठेला लगाना होगा मुंबई वासी को, ठीक है ना। ज़रूरत का जितना छोटा सा काम होता है उत्तर भारतीय लोग ही करते हैं, जो मेनली यूपी और बिहार के होते हैं। अगर यूपी का, अगर बिहार का लोग अगर छोड़ दे, यूपी बिहार वासी अगर मुंबई छोड़ दे, टोटल लोग आ जाए, तो वहाँ ना समझिए एक लगा से वीराना आ जाएगा, सुखाड़ आ जाएगा। लोग वहाँ का, मुंबई का लोग त्राहिमाम करने लगेगा, इतना जान जाइए एक लेखा से देखा जाए तो। असम में बिहारियों पर होने वाले अत्याचार का आधार क्या था? क्षेत्रवाद था। उसके बाद दलितों और महादलित का एक नया पहचान बना है। दलित और महादलित का एक नया पहचान क्या बना है? बिहार में बना हुआ है, ठीक है ना। बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? तो हो जाएगा
1971 में बांग्लादेश का उदय हुआ था, इंदिरा गांधी के समय। लोकतंत्र का शासन व्यवस्था है लोगों का, लोगों के द्वारा लोगों के लिए। भारत में किस तरह का लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, याद रखिएगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, अप्रत्यक्ष है। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था है और भारत में अप्रत्यक्ष है, यानी कि आप डायरेक्ट थोड़ी जाके शासन करते हैं, आप अपना प्रतिनिधि को चुन के भेजते हैं और प्रतिनिधि ने जाके नियम कानून बनाता है। ये हुआ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ने डायरेक्ट और डायरेक्ट। इनडायरेक्ट हो हम लोग हैं। आप पंचायती राज जो हमारा व्यवस्था है ये डायरेक्ट है, क्या कि इसमें जो ग्राम सभा जो होता है, तो ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? उस वोटर आईडी में जितना भी नाम होगा ना उस गांव का, माने ग्राम 18 वर्ष से जितने भी युवक होंगे वो सब ग्राम सभा के सदस्य है। तो मान लीजिए उसका मीटिंग होगा तो सब लड़का जाके 18 वर्ष का सब भाग लेकर बैठ सकता है, मुखिया से सवाल कर सकता है, वार्ड सदस्य से सवाल कर सकता है ग्राम सभा में, ठीक है ना। और जो मुखिया का चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी का 21 वर्ष और ग्राम सभा के सदस्यों का एज होता है 18 वर्ष, याद रखिएगा। ये बीपीएससी टीयर 2 में प्रश्न पूछा है। इस तरह आप कीजिएगा, लोकसभा में चाहे केंद्रीय में चाहे विधानसभा का चुनाव में आप अपना प्रतिनिधि को न जाके भेजते हैं। यही चीज़ है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का। निम्नलिखित में कौन ईसाई बहुल देश है? तो हो जाएगा नीदरलैंड और आयरलैंड भी है। झारखंड का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर को बिरसा भगवान यानी कि उनका जन्म हुआ था, बिरसा मुंडा का। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर किसी प्रकार के भेद का निषेध करता है? आर्टिकल 15। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? तो अलगाववाद है। ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते हैं? तो हो जाएगा फ्रेंच को बोलते हैं। मराठी मानुष का विवाद निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर है? तो क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तर पे। पीटर नॉर्मन धावक कहाँ का था? तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का था। ये वाइट था लेकिन फिर भी नस्ल श्वेत और अश्वेत का ये विरोध किया था कि ये नस्ल के आधार पर, कलर के आधार पर भेदभाव नहीं हो जाए, लेकिन ये वाइट मैन था, माने गोरा ऑस्ट्रेलियन था, फिर भी सपोर्ट किया था। रंग भेद की नीति के विरोध आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति कौन था? तो मार्टिन लूथर किंग था। उसके बाद है मैक्सिको, किंग ने दिया, हाँ, मैक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है रंग भेद का, इसी ओलंपिक का वो तीनों था सब। निम्न में से किसकी शुरुआत जर्मनी में हुई थी? तो हो जाएगा नाजीवाद की शुरुआत जर्मनी में हुई थी। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद विरोधी नहीं थे? तो जेडी गुडी रंगभेद विरोधी नहीं थे। टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लेस, ठीक है ना, ये दोनों आदमी ओलंपिक जीता था। और एक ऑस्ट्रेलियन जो नाम हम बताएं पिछला क्वेश्चन में वो, तो ये तीनों रंगभेद का उस समय विरोध किया था। सब गोल्ड मेडल जीता हुआ था, ठीक है ना। चैप्टर पढ़िएगा डिटेल में बुझा जाएगा। जेडी गुडी नहीं थे। श्रीलंका में भेदभाव का आधार क्या है? भाषा है, सिंहली भाषा का है। सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है? लोकतंत्र में है। राजतंत्र, निरंकुश और अधिनायक तंत्र में नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है? तो हो जाएगा बेल्जियम है। सत्ता में साझेदारी का तात्पर्य क्या है? तो हो जाएगा विधायक या सांसद बनाना, प्रतिनिधित्व की इच्छा रखना और राजनीतिक दल बनाना, अपनी भाषा या धर्म इत्यादि को संवैधानिक नहीं, शासन एवं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन है ना, अगर आप साफा उसके बारे में नहीं जानते हैं तो इस एग्जाम में एक तुक्का हम लास्ट में वीडियो बनाएंगे किस तरह मारा जाता है, ठीक है ना। लास्ट एग्जाम के एक दिन पहले हम इस चीज़ को डिटेल करेंगे। इसमें सबसे बड़ा ये है शासन एवं इतना तो है, थोड़ा भी बुक पढ़ ले रहिएगा तो आपको तुको काम आएगा। बुक नहीं पढ़ ले रहिएगा यानी जो PDF हम डालेंगे टेलीग्राम चैनल पे तो वो तुको काम नहीं आएगा। शासन एवं प्रशासन के मूलभूत निर्णयों को अपने अनुकूल प्रभावित करने की क्षमता प्रदान करना, यही होगा। देखिए हम कुछ भी लाइफ में पढ़े रहते हैं ना 5 साल 10 साल पुराना, तो हमारा स्टोरेज में जाके जो होता है ना पीछे अवचेतन मन, उसमें जाके रहता है। जो मोबाइल का रैम होता है, जो मोबाइल का आपके 4 GB 8 GB रैम होता है ना 2 GB, तो इसमें कुछ स्टोरेज नहीं होता है। उसमें 1 या 2 सेकंड के लिए कोई चीज़ आता है फिर ख़त्म हो जाता है। जैसे आप फ़ोन चलाते हैं तो मान लीजिए आप कोई ऐप खोले तो ऐप जो खुलता है ना वो रैम में खुलता है। रैम जो होता है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, जो 2 GB का होगा, 4 GB का या 10 GB 8 GB या 12 GB का होता है। उसमें कुछ आप स्टोर नहीं कीजिएगा परमानेंट के लिए। उसमें आप जैसे ऐप खोले, कोई गैलरी खोले तो उसके लेवल पे खुलता है। जब गैलरी बंद कीजिएगा ना तो रैम से हट जाएगा गैलरी। तो यही हमारा अवचेतन मन है। कोई भी चीज़ लाइफ में देखते हैं ना तो वो जाके सीधे अवचेतन मन में खुलता है। जब मान लीजिए मोबाइल चला रहे हैं तो अवचेतन मन में खुल गया, ठीक है। फिर मोबाइल हटा के बुक खेले तो फिर अवचेतन मन में से हट जाएगा, वो मोबाइल बुक आ जाएगा, स्टोर नहीं हुआ, लेकिन हल्का फुल्का उसको पता रहेगा कि इस चीज़ मेरे लाइफ में आया हुआ है।
अब वही जो स्टोरेज होता है मेमोरी, वो हमेशा के लिए होता है। तो अब कभी भी लाइफ में कुछ भी देखिएगा ना, तो उसको कभी ना कभी आपके जब सामने दोबारा आएगा ना, तो रैमवा मेमोरी के कहेगा ये आया रख हो, देख ना ये आया था, बहुत बार बार जोर देगा मेमोरी को आगे, सेरेब्रम को, जो पीछे मेडुला वाला घंटा जो होता है ना, पीछे का सेरेब्रल जो रीढ़ और स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये बार बार मारेगा उसको, इंडिकेट करेगा ये आया था, हम इसको देखे थे जोर देगा। तो वही मेमोरी में आप थोड़ा भी पढ़े होंगे तो कट दे आप मार दीजिएगा आंसर। देखिएगा कोनो क्वेश्चन होता है आप कभी नहीं देखे होंगे, लेकिन उसको डिटेल नहीं देखे होंगे, लेकिन वो आपसे सही हो जाता है। काहे होता है? यही अवचेतन मन सही कराता है। तो आप एक बार देखिएगा हल्का से, जरूर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद 63 नंबर है, जन्म पर आधारित विभेद किस देश में है? तो भारत में है। उसके बाद भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। विविधता और विभेद किस राष्ट्र के लिए है? नकारात्मक विविधता और विभेद किसी राष्ट्र के लिए क्या है? तो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों होगा इसका। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है? तो सरकारी नौकरी नहीं है। बाकी जो तीनों है इस सब है। क्वेश्चन है ना, इस आप एकदम क्रीम है, इसको आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, पूछेगा ही। देखिएगा 9th 10th का एग्जाम हो या 6 to 8 में पक्का पूछेगा। कब उसका BPSC का खीस भरा तो 1 to 5 में डाल देगा, कहिएगा जाई तो सिलेबस से बाहर आ गई। निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? तो यूगोस्लाविया को करना पड़ा था। लोकतंत्र में देखने को मिलता है टकराव या विभिन्नता में सामंजस्य स्थापित करना देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 को जो क्वेश्चन था ना, वो पहले पूछा हुआ क्वेश्चन था। देखिए, प्रोटेस्ट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? ईसाई से। निम्नलिखित में कौन राजनेता जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज निर्माण के पक्षधर थे? तो तीनों आदमी था, ठीक है ना। इसमें महात्मा गांधी रहेगा तो उनका भी नाम आ जाएगा। उसके बाद प्राचीन काल में निम्न में से किनको शिक्षा पाने का भी अधिकार नहीं था? तो शूद्रों को हो जाएगा। प्राचीन का बात पूछ रहा है, ठीक है ना। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उसके पहले का बात पूछ रहा है। किसी राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है? रूस में। किसी भी राष्ट्र, रूस में क्या है कि वहाँ सामाजिक व्यवस्था, साम्यवाद है, ठीक है ना, समाजवाद का वहाँ ज़्यादा विकास हुआ है। संप्रदायवाद संबंधित है, इसके बारे में जानना है डिटेल में तो क्लास 10th का हम बना दिए हैं, हिस्ट्री का प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। समाजवाद, उसका विकास। संप्रदायवाद संबंधित है, धार्मिक कट्टरता से है। जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन किस देश की सामाजिक व्यवस्था का अनूठा उदाहरण है? तो हो जाएगा आपको चीन। जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन किस देश की सामाजिक व्यवस्था का अनूठा उदाहरण है? तो चीन नहीं होगा, इसका भारत होगा, ठीक है ना। भारत में इन्हें जाति भी ज़्यादा है, जातिवाद है, तो इसका भारत आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, धर्म पर होती है आधारित। धर्म के को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को कहा जाता है सांप्रदायिक व्यक्ति। सिंहली किस देश की भाषा है? ये सब पूछल क्वेश्चन है, मलेशिया, श्रीलंका का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रदाय का संबंध है आपको संप्रदाय, ये Tier 1 में पूछा हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं होना चाहिए? तो हो जाएगा आपको महात्मा गांधी ने। Tier 1 में यह प्रश्न पूछा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 78। उसके बाद भारतीय संविधान के बारे में से कौन सा कथन सही है? तो सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। 16वीं लोकसभा महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी? तो 65। तो चलिए आज के लिए इतना प्रश्न है, हम लोग कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न देख लेते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और पूरा वीडियो को देखिएगा। आइए हम लोग प्रश्न देखते हैं। ये जो प्रश्न है जो हम पीछे पूछे हुए हैं पिछला वीडियो में, उसका आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आप लोग जो बहुत लोग कमेंट नहीं किया, इसका मतलब आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, ठीक है ना। तो संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पर किया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कैबिनेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो हो जाएगा इसका बी, 24 मार्च 1946। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हो जाएगा USA से। प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है? तो हो जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है ना। सॉरी, हाँ, प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है? आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। झंडा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? को हो जाएगा इसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। चलिए आज का 5 को प्रश्न देखते हैं, इसका आंसर आपको देना है। उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? उसके बाद से 8वां प्रश्न है, संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? फिर 9वां प्रश्न है, मूल संविधान किस भाषा में लिखी गई थी? फिर 10वां प्रश्न है, संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।